हेलो बच्चों। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। हो सकता है आप सभी लोगों को पता हो, याद भी हो, मैंने आपको फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग के बारे में बताया था। देखिए, आज से हम सभी लोग, जो हमारे सबके पास नई सीबीएसई की गाइडलाइंस आई है, जिसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे पीए फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या जो आपका जो भी एग्जाम होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो आज से हम सभी लोग एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने का तरीका सोचेंगे, उनको सॉल्व करने के बारे में समझेंगे। और मैं एक बात आपको पहले से बता दे रहा हूं कि अगर भैया हम सभी लोगों को मान लीजिएगा कहीं पे कहा जा रहा है कि सर एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, तो आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में लगभग 4 या कहीं कहीं पर आप देखोगे 5 या कहीं कहीं पर आप देखोगे 6 ऑप्शंस नजर आएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको ऑप्शंस ज्यादा नजर आते हैं तो समझ लीजिएगा आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। क्योंकि अब आप खुद सोचिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है कि इन 4 ऑप्शन में से किसी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है, 5 में किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, 6 में किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। बट आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा और आपके यहां मैक्सिमम 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उनमें एक ऑप्शन को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और उसे आपको राइट करना होगा। मतलब आप बोलो कि एक को सिलेक्ट करने के लिए मुझे 3 को रिजेक्ट करना होगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं कमाल के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आंसर हमारे सामने रहता है, बस हमको थोड़ा समझना है, इन आंसर में सेलेक्ट करना है कौन सा सही आंसर है, कौन सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है। देखिए, बड़ी तकलीफ होती है, जैसे मेरे पास कोई भी एक क्वेश्चन दिया गया और उसका एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है, एक ऑप्शन सी है, एक ऑप्शन डी है। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर इन्हीं चारों में छिपा हुआ है। आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक आंसर को चूज करना है या उस आंसर को पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए हम सभी लोगों को 3 को रिजेक्ट करना होगा। 3 को क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा और किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने आंसर है तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता दूं, रिटन एग्जाम से कहीं ज्यादा ये टफ होता है आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन रहेगा, आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातों को जरूर लिख सकते हैं। आपके मन में जो भी बातें आ रही होंगी आप कुछ लिख सकते हैं। बट जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, आपको यहां लिखने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ आपको मिलेगा कि यू हैव 4 ऑप्शंस एंड प्लीज सेलेक्ट इन दिस ऑप्शंस। इनमें आपको सेलेक्ट करना होगा, राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो आप पहली बात तो एक बात मन में हटा दीजिए। बहुत से लोगों को मैं अक्सर देखता हूं कि भैया एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बस मैं तुक्का भी लगाऊंगा तब भी पास हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं सीधी सी बात आपको कह रहा हूं, आप सभी लोग अभी छोटे हैं, लेकिन आगे चल के ये आदत आपकी पड़ी रहेगी तो माइनस मार्किंग वाले पेपर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होते हैं वहां पे आप बहुत ज्यादा गलती कर जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस बात को याद रखिएगा, आप करेक्ट आंसर को चूज करने का आपके अंदर हुनर आना चाहिए। और यह हुनर आपको तभी आएगा, आपको बता रहा हूं, जब आपको उस चैप्टर का या उस टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम 0 to इनफाइनाइट जो भी बातें हो सकती हैं, वो अगर सारी चीजें आपकी क्लियर है तो आपको मैं बता रहा हूं ऑप्शन को सिलेक्ट करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप सभी लोगों को मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, आज से जो स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि हम सभी लोग सीबीएसई की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब आप सभी लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं और आप सभी लोग अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजों को समझिएगा। मैं कोशिश करूंगा, आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद आपको मैं जस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगा कि इस क्वेश्चन पर या इस कॉन्सेप्ट पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। और उसके बाद आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद सर्च करिए क्वेश्चन को, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सर्च करिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अब वो जमाना नहीं है कि लिखने से आपको नौकरी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं
है। आप 10th या 12th के बाद जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, चाहे आप 10th के बाद देंगे, चाहे 12th के बाद देंगे, चाहे ग्रेजुएशन के बाद देंगे, जो एग्जाम होता है सब एमसीक्यू बेस्ड होता है। दैट इज अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। आप 10th से ही जो है एमसीक्यू की आदत पड़ जाएगी, और जब 10th से एमसीक्यू की आदत पड़ जाएगी तो आप अच्छी तरीके से कंपटीशन को वेट कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप सही करिए, गलत मत करिएगा, ये आदत मत डालिएगा, नहीं तो जाके वहां पे किसी भगवान का नाम लेके निगाह जिस पे पड़ी वही आपका आंसर सही है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। मुझे नॉलेज होगी तभी मैं 3 को, यार अब आप खुद बताइए, आपके सामने 4 ऐसे कोई व्यक्ति हो और उनमें 3 को रिजेक्ट करना हो, 1 को सिलेक्ट करना हो, तो 3 के बारे में कमी निकालना पड़ेगा ना, और 1 को सही करना पड़ेगा ना। दैट, और उसको सही करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एविडेंस, हमको एविडेंस देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और आपको मैं बताऊं, ऑप्शन तो ऐसे नजर आते हैं जैसे साउथ के एक्ट्रेस नजर आए। आप किसको रिजेक्ट करोगे, किसको सिलेक्ट करोगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अच्छी तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकल प्लस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, मेरा जो चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मैं उस पर आता हूं थोड़ा सा। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताऊंगा, और आपसे मैंने कहा था कि देयर आर मैनी वे, हमारे पास बहुत तरीके हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन को क्लासिफाइड करने का। अगर आपके मन में चल रहा है कि सर रिएक्शन मीन्स क्या होता है, तो रिएक्शन में आप ऐसा कहिएगा, रिएक्शन में केवल आप 3 बातों को ध्यान में रखेंगे। एक रिएक्टेंट होता है, और एक आपके पास प्रोडक्ट होता है, और बीच में एक एरो लगा होता है। और अगर हम एरो पे थोड़ा फोकस करें, ये 2 तरह का होता है, एक आपका सिंगल हेड वाला होता है और एक आपका डबल हेड वाला होता है। जो एरो का हेड होता है वो प्रोडक्ट की डायरेक्शन को दिखाता है, ये जो हेड हमारा है ये प्रोडक्ट की डायरेक्शन को दिखाता है, और जो टेल होता है वो आप कह सकते हैं रिएक्टेंट की डायरेक्शन को दिखाता है। कुल मिला के आप बात को ऐसा समझिए कि हमारे पास रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे और कुछ प्रोडक्ट क्या करेंगे, बनाएंगे। यह हमारे पास रिएक्शन का मतलब होगा। और हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं भैया, जो केमिकल चेंजिंग होती है इसमें कोई नया बनता है, हम आगे चल के समझेंगे और उसको अच्छे से देखेंगे। आप निश्चिंत रहिए। हमारे पास ये है क्वेश्चन कि सर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मैंने आपसे बताया अभी कि मेरे पास बहुत तरीके हैं, मेरे पास बहुत ही तरीका है जिससे हम किसी रिएक्शन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे उनमें से एक पहला तरीका है, क्या मैंने यहां लिखा हुआ, देयर आर मैनी वे फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। उनमें से पहला आपके पास एक वे है, फर्स्ट वे ऑफ केमिकल रिएक्शन जो क्लासिफाइड करना है वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मेन आपके पास यही है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आप बोलेंगे देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज नोन एज होमोजेनियस रिएक्शन एंड सेकंड इज नोन एज हेट्रोजेनियस रिएक्शन। और मैंने बहुत ज्यादा इसमें कुछ बातें नहीं किया, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। सर आप होमोजेनियस रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, सर आप हेट्रोजेनियस रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, इसका एक सिंपल सा तरीका है। होमोजेनियस रिएक्शन में क्या है कि जो रिएक्टेंट हमारा होता है और जो प्रोडक्ट होता है, इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है दोनों की एक जैसी होती है। मतलब आप बोलेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट क्या होगी, एक जैसी होगी। मतलब रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड होगा, रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड होगा, रिएक्टेंट अगर गैस है तो प्रोडक्ट भी गैस होगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, ये जो भी आपका रिएक्शन है जिसे हम नाम दे रहे हैं होमोजीनियस, इसमें आप बोलेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सेम होगी। मैंने भैया एक एग्जांपल भी आपको दिया है, देखो ये आपके पास यहां पर है SO2 है, बैलेंस करेंगे तो आप ऐसा ही पाएंगे। SO2 मतलब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है। और एक बात मैं आपसे जरूर बताऊंगा भाई साहब, आप किसी भी
केमिकल को लिखिएगा तो उसका नाम जरूर लिखिएगा, आदत डालिए आप सभी लोग। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और आपने इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट आपका मिला हुआ है वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड है। और मैं एक बात और आपसे क्लियर करना चाहता हूं, आप इस बात को भी अच्छी तरीके से समझिएगा। यहां पर अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की फिजिकल स्टेट देखेंगे तो गैस मिलेगा, ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट देखिए तो गैस मिलेगा, और जो आपके पास ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसकी फिजिकल स्टेट देखेंगे तो गैस मिलेगा। अब देख लीजिए मैंने आपसे क्या बोला, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये आपका पूरा है क्या चीज बताइए, रिएक्टेंट है। अब देखो इसमें रिएक्टेंट जितना भी हो, मैं एक नहीं कह रहा हूं कि एक का सेम हो, ऐसा नहीं, सभी रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट वही होना चाहिए। यहां पे रिएक्टेंट आपका पूरा गैस में है और प्रोडक्ट भी आपका पूरा क्या है, गैस में है। तो भैया हम इस तरह के रिएक्शन को हम सभी लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस रिएक्शन। भाई साहब आगे चल के आप सभी लोगों को मैं एक बात बता रहा हूं कि आप किसी भी रिएक्शन को लिखा करिए, किसी भी रिएक्शन को लिखा करिए तो आप कुछ चीजों को जरूर उसमें मेंशन किया करिए। पहली बात, वो जो आपके पास केमिकल फॉर्मूला दिया गया होता है उस केमिकल फॉर्मूले का नाम क्या होगा। और दूसरी चीज, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है और आपको जानकारी में है तो आप उसका फिजिकल स्टेट जरूर लिखिएगा, क्योंकि हर अच्छी आदत अपनाने में कोई बुरी बात नहीं होती है। या आप केमिस्ट्री अगर अच्छा समझना चाहते हैं तो ये आदत अपनाइए, केमिकल नेम जरूर लिखिए और फिजिकल स्टेट अगर याद हो तो लिख दीजिए, नहीं याद हो तो कोई फांसी नहीं चढ़ाएगा, आप कर सकते हैं, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे ये आप देखिए, दैट इज अ कैसा हो जाएगा, आप बता सकते हैं, खुद ही ये बता सकते हैं भैया ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है, सिंपल सी बात है। अगर मेरे को पूछता है कि सर हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या है, कि आप हेट्रोजीनियस रिएक्शन से क्या समझते हैं, दैट इज अ जस्ट अपोजिट रिएक्शन ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन। इट मींस हियर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्टेट, मतलब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होगा उनके पास फिजिकल स्टेट क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि यहां पे आप देखो ये कार्बन है, तो मेरी अच्छी आदत यही है कि हमको नाम लिख देना चाहिए कार्बन। ये प्रभु ऑक्सीजन अगर है तो आप ऑक्सीजन लिख दिया करो, और ये आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप इसको भी लिख दिया करो। अब यहां पर देखिए हमारे साहब जो ऑपरेटर थे उन्होंने एरो कहीं और लगा दिया, यहां पर आप खुद कह सकते हैं कहीं रिजल्ट कहीं निशाना कहीं और लग रहा है। फिलहाल आपको मैं सीधी बात बताता हूं, ऐसे एरो आप लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जरा देखिए यहां पे कार्बन कैसा है बताओ, सॉलिड में है, ये ऑक्सीजन कैसा है, गैस में। मैं कह रहा हूं एक भी फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट हो गई, चाहे रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में, एक भी अगर डिफरेंट हो गई तो आप उसे हेट्रोजीनियस में ही काउंट करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। मतलब होमोजीनियस में आप तभी काउंट करेंगे जब पूरा रिएक्टेंट, मतलब ऑल रिएक्टेंट एंड ऑल प्रोडक्ट आर सेम फिजिकल स्टेट, सभी कैसे हो, एक फिजिकल स्टेट में हो। मैंने एक और रिएक्शन दिया है, देखो ये CaCO3 है, आप जरा गौर करिएगा, ये आपके पास थोड़ा क्या है, CaCO3 है, जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका हम क्या नाम रखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। भाई साहब अगर हम सभी लोग यहां पर देखें, फिजिकल स्टेट सॉलिड है और इसको क्या किया गया है, हीट करा गया है। और जब इसको हीट करा जाएगा, बात को गौर करिएगा, जब इसको आप हीट करेंगे तो क्या पाएंगे, जरा देखिएगा, जैसे ही आप सभी लोग इसको हीट करते, ये हीट करने का सिंबल होता है, आपको यहां कैल्शियम ऑक्साइड मिला सॉलिड, तो मन खुश हुआ, सॉलिड ये भी था, सॉलिड ये भी था, लेकिन दिमाग खराब कर दिया जब यहां पे एक गैस नजर आया। और जैसे ये गैस नजर आया तो मैं मजबूर हो गया इसको कहने पर कि दैट इज अ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट वी कैन से देयर आर टू टाइप ऑफ chemical reaction. First is a homogeneous and second is a heterogeneous. And for homogeneous reaction, reactant and product having same physical state, that's clear. ये आपको कहना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ऐसा आपको समझ में आया भी होगा। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं, आप अच्छी तरीके से समझिएगा भैया। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन है, बहुत रिएक्शन है जो होमोजीनियस है, बहुत है जो हेट्रोजीनियस है। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत याद करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर, आप जरा देखिएगा।
मैं एक और तरीका आपके पास में बता रहा हूं जिससे हम केमिकल रिएक्शन को एक नए तरीके से बंटवारा करेंगे, केमिकल रिएक्शन को एक नए तरीके से क्लासिफाइड करेंगे। नाम क्या है जरा देखो। ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के कॉन्सेप्ट से हम सभी लोग कैसे बंटवारा करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें जरा देखो, एक का नाम आता है एक्सोथर्मिक और एक का नाम आता है एंडोथर्मिक। मैं अगर बात करूं एक्सोथर्मिक का, तो मैंने इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ, सीधी बात आपसे मैं कर रहा हूं क्योंकि टाइम आपको कम बचाना है, मतलब टाइम आपको बचाना है और ज्यादा एफर्ट करना। मैंने लिखा हुआ है हियर हीट रिलीज्ड। सीधी सी बात कह सकते हैं, इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन आप बोलेंगे हीट क्या होती है, रिलीज्ड होती है, हीट क्या होती है, निकलती है। तो ऐसा रिएक्शन मेरा क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। और इसका मैंने एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे आप देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। इसका नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है जरा देखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात को और करिएगा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, इसको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, बट अभी यहां कंडीशन है, मुझे समझाना है कि सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा। देखिए ये आपके पास HCl है, ये आपके पास NaOH है। हम कहेंगे ये एक तरह का क्या है बताइए, एसिड है। ये एक तरह का क्या है बताइए, बेस है। इनके बीच में आपस में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। ये रिएक्शन बना तो आपके पास ये क्या बनेगा, साल्ट। और यहां पर आपको क्या मिला, वाटर। और संग में आप देखिए क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती हो, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको मैंने कहा कि आप आगे चल के कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो उसे एक्सोथर्मिक कहोगे। बट मान लीजिए आपको डेफिनेशन नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, आपको रिएक्शन दे दिया गया है, आपको रिएक्शन दे दिया गया है, आपको कुछ नहीं पता है और आपसे ऑप्शन में कह रहा है कि आप ऑप्शन में क्या करिए, सेलेक्ट करिए कौन एक्सोथर्मिक है। तो मैं उसका एक ट्रिक दे रहा हूं, उसका एक तरीका दे रहा हूं। आप बात को गौर करिएगा कि अगर वो एनर्जी अगर वो प्रोडक्ट के साथ ऐड होती है, उस रिएक्शन में अगर एनर्जी प्रोडक्ट के साथ में ऐड होती है, आप इस बात को याद रखिएगा, तो भाई साहब ऐसे रिएक्शन को आप बेहिचक कहिएगा एक्सोथर्मिक। मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कितना नॉलेज है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपका ऑप्शन जो सेलेक्ट करो वो सही होना चाहिए, नंबर वही दिलाएगा। आपको मान लीजिए एक्सोथर्मिक के बारे में पता ही नहीं है, मान लीजिए एक्सोथर्मिक के बारे में नहीं पता है, फिर भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपके पास से 4 रिएक्शन हमारे पास है जो ABCD करके ऐसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें आप सेलेक्ट करिए कौन आपका एक्सोथर्मिक होगा। तो मैं आपको उन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक पहचानने का एक ही तरीका बता रहा हूं। आप प्रोडक्ट के साइड देखिए, अगर हीट जुड़ रही है तो आप समझिएगा वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मैंने एक और रिएक्शन आपको दिया है, देखो कार्बन को मैंने जला दिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिला और हीट भी मिला। दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेरा होता क्या है। मैं अब इसका एक अपोजिट होता है जिसे हम सभी लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आइए उसको थोड़ा सा फोकस करते हैं, सर एंडोथर्मिक रिएक्शन मेरा क्या होता है और उसको क्लियर करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट एक्सोथर्मिक का अपोजिट होता है और मैंने काफी कुछ लिखा नहीं है, सीधी बात किया हुआ है। आपको देखो मैंने यहां पे जो ये अमाउंट लिखा हुआ है ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, इस बात को आप याद रखेंगे, समझिएगा मेरी बात। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, यहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, सीधी सी बात कहोगे इस टाइप के रिएक्शन में जो हीट होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। आपको ये कहना होगा, मतलब आप बोलेंगे इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट आर एब्जॉर्ब, या आप ऐसा कह सकते हैं जब हीट एब्जॉर्ब होती है तभी ये रिएक्शन होता है, जिसका नाम हम क्या नाम देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, इसका मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया, थर्मल डीकंपोजिशन। आप आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इसमें मुझे डीप में पढ़ना है, बात को गौर करिएगा। थर्मल मतलब गर्म करना। ये आपके पास जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, आप देख लो हीट को मैंने इसके साथ जोड़ रखा है, ये आपके पास हो जाएगा, हीट आपका इसमें जुड़ा हुआ है और यहां पे देखो टूट गया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। भैया सीधी सी बात है, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में अगर रिश्ता मधुर हो, अगर तोड़ा जाए तो बाहर से कोई ना कोई वर्ग करता है।
वैसे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का इन सब का आपस में अच्छा खासा रिलेशन था, बट इसको क्या मिल जाती है, हीट मिल जाती है और एक टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। भाई साहब इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहोगे और हीट की वजह से तो थर्मल कहोगे, लेकिन आगे चल के मैं कह तो रहा हूं, आप आगे चल के मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए अब मैं उसकी बारी बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है, डेफिनेशन पता ही नहीं है सर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, आपको डेफिनेशन पता नहीं है, आपको ऑप्शन में दे दिए गए, 4 ऑप्शन दे दिए गए और आपको चेक करना हुआ, आपको बताना हुआ, सेलेक्ट करना हुआ उनमें से कौन एंडोथर्मिक है। उसका एक तरीका देखिएगा, अगर उन रिएक्शन में हीट रिएक्टेंट के साइड जुड़ी हो, बात को गौर करिएगा, अगर हीट रिएक्टेंट के साइड में जुड़ी होती है, ऐड होती है, तो हम सभी लोग तुरंत बेहिचक उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोल देंगे। आप इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए। लेकिन हमारा मैथ ये कहता है कि अगर एक तो ये तरीका हुआ, बट मेरा मैथ ये कहता है कि इसे आप पूरा इक्वल मानना केमिस्ट्री में, और इस पोर्शन को आप इधर लेके जाइए, और जब आप इधर लेके जाएंगे तो देखिए ये माइनस में हीट हो जाएगा, और माइनस में हीट होने का मतलब है, ये भी तरीका अपनाइएगा कि दिए हुए रिएक्शन में अगर हीट जो है वो प्रोडक्ट के साइड में मिल रही है, अगर हीट जो है किसके साइड में मिल रही है, प्रोडक्ट के साइड में मिल रही है, तो आप उसे एंडोथर्मिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपसे देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपको मैं इस पे बताना चाह रहा हूं सर ये आपके पास क्या है, आप इसे अच्छी तरीके से समझिएगा, थोड़ा सा समझिए। मैं एक ही क्वेश्चन कह रहा हूं, जैसे मान लो ये मेरे पास है ए बी सी, और यहां पर मैंने क्या लिखा, यक्स। यक्स एक अमाउंट है जो हीट का है। मैंने एक रिएक्शन लिखा पी क्यू आर, यहां मैंने प्लस ना रख के मान लीजिए मैंने रखा माइनस में वाई, और ये आपके पास ये जो वाई है ये भी एक तरह का क्या है, हीट है। तो आप किसे एक्सोथर्मिक कहोगे, किसे एंडोथर्मिक, तो मैंने अभी जो बताया उसी को फॉलो करिएगा। ये एक्सो होगा और ये एंडो होगा। आपको मतलब ये भी सीखना जरूरी है कि हम ऑप्शन क्वेश्चन को कैसे करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे करें। आपको नहीं भी याद होगा कोई कॉन्सेप्ट तब भी आप कर सकते हैं, बट आपको तरीका याद हो, जैसे आपको मैंने पहचानने का तरीका बताया तो ऐसा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, मैं एक और तरीके का आपको बता रहा हूं कि मेरे पास रिएक्शंस क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, मैंने यहां पे बोला ये थर्ड बेसिस है जिससे हम रिएक्शन को क्लासिफाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। फिर बात कहेंगे डायरेक्शन के बेस पर हमारे पास दो तरह के रिएक्शन हैं, एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। अब मेरी डेफिनेशन देखिए, रिएक्शन में क्या होता था बताओ, रिएक्टेंट से क्या बनता था, प्रोडक्ट। तो कुछ साइंटिस्ट ये सोचता है क्या मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फिर से बना सकता हूं, तो उसमें दोनों आंसर आए, आप नहीं भी बना सकते बना भी सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो आपका रिवर्सिबल है। मतलब अगर कोई ऐसा रिएक्शन देखो जिसमें प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में बदल जा रहा है तो वो आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो एक बात याद रखिएगा, इसके लिए जो आप एरो यूज करोगे वो बाई हेड एरो यूज करोगे। आप इस बात को याद रखेंगे, बाई हेड एरो यूज करने का मतलब है, क्योंकि यहां पर आप ऐसा बोलेंगे बाई हेड एरो, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं तो कुछ लोग ऐसा बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप इसको इस तरह के एरो को यूज करोगे। अब यही एरो ही आपका ट्रिक बन जाएगा। आपको मान लीजिए डेफिनेशन नहीं पता है,
आपसे ऑप्शन में कह दिया गया है कि आपको दिए गए ऑप्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन चूज करना है, तो आप बस एरो पे निगाह दिखिएगा, एरो पर आप एरो को देखिए। एरो अगर आपका इस द्विमुहे तरह का है, डबल हेड तरह का है, तो आप उसे तुरंत ऑप्शन सही कर देंगे कि सर ये ऑप्शन मेरा रिवर्सिबल का। ये सब तरीका बता रहा हूं, आपको ये करना आना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैंने लिख दिया है, जरा देखिएगा। वन थिंग इज द इंपॉर्टेंट सच टाइप ऑफ रिएक्शन सो इक्विलिब्रियम। बात को गौर करिएगा। मैं एक बात बता दूं, आप सभी लोग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। जैसे आप ये बताइए, ये मेरे पास एक कोई सिस्टम है, मैं अगर इक्विलिब्रियम को समझाऊं तो आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे आप देखिए सावन के टाइम पे झूला इक्वल सिचुएशन में कब आता है। जैसे ये आपके पास मान लीजिए झूला है, ये पेड़ की डाली है, यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति और यहां पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है, अब आप समझिएगा ये इक्विलिब्रियम में कब होंगे। ये मेरा ग्राउंड है, अगर ग्राउंड से डिस्टेंस सब जगह क्या होगी, सेम होगी, तो मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम वर्ड को आप बैलेंसर से भी बता सकते हैं, तराजू से भी बता सकते हैं। आप ये बताइए, जब तक दोनों ये आपके पास पार्ट इक्वल नहीं होते हैं तब तक आप मान लीजिए एक इस साइड नीचे चला गया, एक ऊपर चला गया, तो सामान लेंगे आप? बिल्कुल नहीं, विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, आप इक्विलिब्रियम सिचुएशन में किसी चीज का एक्सचेंजिंग करते हैं। सो इक्विलिब्रियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप खुद सोचो, इक्विलिब्रियम जब होगा तो वहां दो चीजों की जरूरत होगी, तो आप याद रखेंगे जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वही केवल मेरे इक्विलिब्रियम को शो करते हैं, वही आपका इक्विलिब्रियम शो करता और कोई नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें आप खुद कह सकते हैं कि हम अनेबल हैं, हमारे पास ये ताकत, एहसास, ये पावर, शक्ति नहीं है जिससे हम प्रोडक्ट को किस में बदल सकते हैं, रिएक्टेंट में। क्योंकि मैंने आपको यहां बताया था बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। अगर प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में नहीं बदल रहा है तो आप समझेंगे वो एक इरिवर्सिबल है। जैसे मैंने एक सीधी सी बात आपको बताया था, मेरे पास अगर एक पत्ती है, बात को गौर करिएगा, अगर वो हरी थी और कुछ टाइम बाद सूखी हो गई, ड्राई हो गई, तो हम ड्राई से फिर उसको हरी नहीं कर सकते हैं। बात समझ पाए? जैसे बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता, वैसे आपको यह समझना है, आपका जीवन भी समझिएगा एक इरिवर्सिबल डायरेक्शन में ही चल रहा है, क्योंकि बीता हुआ समय आपका वापस नहीं आता है। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं बीते हुए समय में आपने जैसा वर्क किया है उसका परिणाम भविष्य में जरूर मिलेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। फिलहाल ये सारी चीजें आपको समझनी है। यहां पर आप देखिए, ये मैंने डेफिनेशन बता दिया, इसका एक रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, आप याद रखेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मैं एक सीधा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप आगे चल के देखेंगे। इरिवर्सिबल का एक रामबाण एग्जांपल दे रहा हूं। जितने भी कंबसन रिएक्शन होते हैं, कंबसन मतलब जलाने वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं, सभी कंबसन रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल होता है। ये बात आपको मैंने बताया है। मैं आशा करता हूं आपको इस तरह का भी रिएक्शन को क्लासिफाइड करने का तरीका पता चल गया। अच्छा, आप ये बताइए, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने जितना भी बताया इसमें यही चीज समझाना चाहूं कि हम रिएक्शन को कई तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, रिएक्शन को कई तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, ये आपको मैंने बताया है। अब रिएक्शंस हमारे हकीकत में कितने टाइप के होते हैं, रियल में किन किन टाइप के रिएक्शंस को पढ़ लेना। जैसे एक कंबसन आ गया, या अभी थर्मल डिकम्पोजिशन आ गया, न्यूट्रलाइजेशन आ गया। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसको हम पढ़ लें और सारी चीजें क्लियर हो जाए, तो आइए मैं उनको केवल लिस्ट वाइज बता देता हूं। मुझे इनको पढ़ना है, मैं नेक्स्ट क्लास में उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आज की क्लास जो मैंने लिया है इस पर बेस्ड मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराने चल रहा हूं। देखिएगा, ये मेरे पास मैंने यहां लिखा है, मोस्टली देयर आर सम रिएक्शन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा हुआ है हमारे पास यहां कुछ रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट इज अ कंबसन रिएक्शन, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सेकंड इज अ एडिशन रिएक्शन, एंड एडिशन इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन, ऑल्सो नोन एज समेशन, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन। आप बोलेंगे ये तीन नाम है बट वर्क एक जैसा होगा। थर्ड इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चार पार्ट में बता रहा हूं, ए बी सी डी करके देखो। एक में कह रहा हूं फोटो डिकम्पोजिशन, एक में कह रहा हूं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, एक में कह रहा हूं हाइड्रो डिकम्पोजिशन, एक में कह रहा हूं थर्मल डिकम्पोजिशन। सीधी सी बात, फोटो मतलब डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट,
आप सीधी सी बात, मैं एकदम शॉर्टकट में बताऊं तो इलेक्ट्रो मतलब डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली से अगर आपके पास हो जाएगा यहां पर मैटर तो इलेक्ट्रो हो गया। हाइड्रो मतलब पानी। आपको मैं एक बात बता दूं, सिंपल सी बात है, बड़ी बड़ी इमारतें जो है अगर पानी में डूब जाए तो उनका डिकम्पोजिशन होना चालू हो जाएगा। आदमी की अगर डेड बॉडी होती है पानी में फेंक दीजिए, डिकम्पोज होना चालू हो जाता है, सीधी सी बात होती है। मतलब कभी कभी आप देखेंगे वाटर की वजह से डिकम्पोजिशन होगा, देन वी कॉल हाइड्रो डिकम्पोजिशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलाइसिस। ये आपको कहना है इलेक्ट्रोलाइसिस, बिकॉज लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक होना। लाइसिस मीन्स क्या होता है? ब्रेक होना। आप इस बात को थोड़ा अच्छे समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा अच्छे से देखो। चौथा रिएक्शन आपको चैप्टर्स में पढ़ना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, और एक आपके पास और एग्जांपल है, थोड़ा आप देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इनको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। आप ऐसा कह सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपको मैंने 7th वाले में लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या है? देखो 3 मैंने नाम लिखा है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। मैं एक का नाम दे रहा हूं रिडक्शन, एक का नाम दे रहा हूं ऑक्सीडेशन, और जब ये दोनों मिलते हैं तो धमाल मचाते हैं, नया रिएक्शन बनाते हैं जिसका नाम होता है रिडॉक्स। बात को गौर करिएगा। तो कुल मिला के आप खुद समझिए हमारे पास यहां पे कितने टाइप के रिएक्शन हो गए, आप देख लीजिए। मैं फिर से एक बार बताता हूं, आप जरा देखिए। सबसे पहले रिएक्शन मेरे पास क्या है? फर्स्ट रिएक्शन इज अ combustion reaction, second is a addition, combination and summation reaction, third is a decomposition reaction having 4 part। ये आपको मैंने पूरा बताया हुआ है, लिस्ट वाइज किया हुआ है, आप इन्हें अच्छी तरीके से नोट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। हाँ, अब मेरी बारी है, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि भैया मैं आप सभी लोगों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ऐसा नहीं है आपको कुछ नॉलेज थोड़ा बहुत हो, लेकिन आपको मैं ट्रिक समझाऊंगा, बताऊंगा कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जैसे मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इन क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूं। इन क्वेश्चन में आप देखिएगा कैसे हम सभी लोग सॉल्व करते हैं। हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, इन विच टाइप ऑफ चेंजिंग अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, सीधी सी बात है, इन विच टाइप ऑफ चेंजिंग अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ऐसा कौन सा चेंजिंग है जिसमें कोई नया चीज बनता हो। आपके ऑप्शंस है फिजिकल, केमिकल, बोथ, ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया ही है, केमिकल चेंजिंग वो होता है जिसमें कोई नया बनता है। अगर यहां पर एक ऑप्शन आपका ई में दे देता न्यूक्लियर चेंजिंग, अगर आपको ऑप्शन में दे देता न्यूक्लियर चेंजिंग, तो आपको पता है कि न्यूक्लियर चेंजिंग में भी नया बनता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता बोथ बी एंड ई, ऐसा ऑप्शन मिलता। बट आपके यहां ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए आप सभी लोग केवल देखिए, ऑप्शन दिया गया होता तो मैं सोचता, लेकिन नहीं दिया गया है, तो सीधी सी बात आप करेंगे क्या? केमिकल चेंजिंग, जिसमें आपका कोई नया चीज बनेगा। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन को फोकस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंजिंग, इनमें से कौन ऐसा है जो फिजिकल चेंजिंग है? मैं सीधी सी बात करूं, यहां पर अगर किसी लकड़ी को जलाओगे तो भी केमिकल चेंजिंग है, नया बनेगा। रिपेंडिंग ऑफ फ्रूट, उसमें भी नया बनेगा। अगर आप देखिए कुकिंग ऑफ, यहां पर क्या है, फूड, उसमें में भी कोई नया बनेगा। लेकिन ये आपके पास क्या है कि हम किसी भी लकड़ी के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तो आप समझ सकते हैं फिजिकली उसको हम अफेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था फिजिकल चेंजिंग में लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ये सब बदल जाए तो समझ लेना फिजिकल चेंजिंग है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, सतर्क रहिएगा, सॉल्व करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंजिंग, मैंने यहां पर दिया गया है फायर क्रैकर का बर्स्टिंग होना या जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जमना, आप कह सकते हैं जर्मिनेट होना। कोल फॉर्मेशन फ्रॉम बर्न ट्री, ये भी आपका केमिकल चेंजिंग है, ये भी केमिकल चेंजिंग है, ये भी केमिकल चेंजिंग है। तो आपका ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑल। तो ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आप जरा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मेथड टू प्रिवेंट रस्ट, मतलब ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम रस्ट की सुरक्षा कर सकते हैं? तो मेरे पास जो ऑप्शंस दिए गए, क्रिस्टलाइजेशन, नो, क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल, सिंपल सी बात है। सेडिमिनेशन, नो, नॉन ऑफ दिस कैंसल हो गई। यहां पर एक ऑप्शन आपके पास क्या है? गैल्वनाइजेशन,
गैल्वेनाइजेशन होता है, ठीक है, जिसपे आप किसी एक मेटल की लेयर पर आप जिंक की लेयर लगाते हैं, ठीक है, उसको सुरक्षा करने के लिए। जैसे आप यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे आयरन की रस्टिंग हो रही है तो आप उस पर जिंक का लेयर लगा देंगे, ठीक है, जेडीएन का, आप उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। तो ये मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन हुआ। आइए हम फिफ्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस में लाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास क्या, जरा देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास ये है कि हाउ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस आर ऑब्टेन। बिल्कुल सही है, बाय क्रिस्टलाइजेशन, कुछ सोचिए मत। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, नहीं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला मेरे भाई आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो Fe2O3 इंटू XH2O होता है। ये फॉर्मूला होता है रस्ट का, लेकिन आपके यहां जो ऑप्शन में दिया गया है वो Fe2O3 है, इसलिए आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, आपके पास यहां मिल रहा है, व्हाट विल हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मेरा लाइम वाटर में अगर पास होता है तो क्या हो जाएगा। तो इसमें आप सभी लोग जरा देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। इसके लिए मुझे देखना होगा भैया, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर आ जाएगा तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस यहां पर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यानी मेरा पहला ऑप्शन तो सही है, यहां कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। सेकंड क्या, लाइम आपका मिल्की हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इसी कार्बोनेट की वजह से वो आपका मिक्सचर दुधिया हो जाएगा, मिल्क कलर का। और सी में आप देखो बोथ ऑफ दीज मतलब A एंड B, सो ऑप्शन इज अ C करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपके सेवेंथ क्वेश्चन हुए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आपको ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। मैं कुछ और क्वेश्चंस को लेके आया हूं, आप इसमें देखिएगा मैंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ज्यादा कहानी कुछ बता रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार आपका एक प्लेस है जो दिल्ली में है, इज अ फेमस फॉर फॉलोइंग फैक्ट्स, विच ऑफ द फैक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी स्टेबिलिटी का। इट इज अ मोर देन 7 मीटर हाइट। भाई किसी की हाइट ज्यादा है तो क्या उसकी स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा नहीं, ये तो वही दोहा हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ठीक है। तो फिलहाल हाइट का कोई मैटर नहीं कि हाइट इसको स्टेबल कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कह रहा है इट वेट अबाउट 6000 kg, नो, ये भी आपका कोई क्लियर फैक्ट नहीं है जो आपका ये बताता हो कि हमारे पास जो कुतुब मीनार है वो ज्यादा एस्टेब्लिश क्यों है, ठीक है, उसमें रस्टिंग आज तक क्यों नहीं लगे, रस्टिंग क्यों नहीं लगे। अच्छा, यहां पे कोई ना कोई ऑप्शन होगा, देखो, इट वाज बिल्ट मोर देन 1600। भाई कोई बहुत पुराना बनाया हो, बहुत पहले बनाया हो, जरूरी थोड़ी है को बहुत ज्यादा दिन तक टिकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एक बात आपको बताऊं, MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह भी तरीका अपनाइए, जो भी ऑप्शंस रहेंगे उनको आप रिजेक्ट करना सीखिए। भैया ये कोई वजह तो नहीं हो सकती है, आप समझ सकते हैं, ये कोई वजह तो हो नहीं सकती, पहले ऑप्शन का, दूसरे ऑप्शन का, तीसरे ऑप्शन का, तो ऑप्शन 4 ही है, तो आंख बंद करके आप मार दीजिए इस पे, यही आपके पास एक करेक्ट आंसर है। इट हैज नॉट रस्टेड आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड, मतलब उसमें जो दीवारें बनी हुई हैं वो रस्टेड नहीं हो रही हैं, इसलिए टिकी हुई हैं, सीधी सी बात है। आप सभी लोग ऐड देखते होंगे, बंगड़ सीमेंट, दुनिया भर के सीमेंट आते हैं जो कहता है कि उसमें जंग नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, दुनिया भर की चीजें। फिलहाल आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर, बहुत खतरनाक है, आप अभी डिकम्पोजिशन पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया, मैं इसको सॉल्व करा देता हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर, सबसे पहले बताइए नन ऑफ दीज एबव, बाद में सोचना इसको, बोथ को भी आप बाद में सोचना, यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन, इनमें सोचना। ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी हैं सब में हीट निकलती है क्या, तो बड़ा क्वेश्चन इसमें लग रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता है। क्या ओनली एंडोथर्मिक, क्या सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ये कुछ सही लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें हीट निकलती भी है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ ऐसे भी हैं जो हीट निकलती भी है, मतलब कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे भी हैं जो एक्सोथर्मिक भी होते हैं,
मतलब माइंड से ये निकाल दीजिए, एक ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, ऐसा आप माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। बिकॉज सम एग्जाम्पल वी सी, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडो भी होगा, एक्सो भी होगा, तो आपका ऑप्शन क्या लगाना होगा? बोथ। मतलब आप बोलेंगे, देखिए जो शब्द लगा हुआ है ना ओनली, ओनली मतलब सिर्फ उसी की बात की जाएगी। अब मैं आपसे ये कहता हूं, हां अगर ये कहता मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन और, तो आप बोल सकते एंडोथर्मिक। बट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑप्शन में मिले वो भी बड़े अच्छे से ओनली एक्सोथर्मिक, तो हम सबको ऐसा कह भी नहीं सकते। ओनली एंडोथर्मिक वो भी सही नहीं है। हाँ मोस्टली एंडोथर्मिक है मैं समझूंगा, लेकिन अगर कहो सब है तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो आप बोलेंगे, और याद रखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, बट मोस्टली देखोगे तो आपका एंडोथर्मिक ही होगा। ये ऑप्शन नंबर 9 था जो मैंने आपको बताया। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए बोथ। अब आप समझ चुके होंगे जो सही आंसर है मैंने उसका कलर चेंज कर दिया है, तो सीधी सी बात है, आप थोड़ा सोचिएगा। यहां पे मैंने लिखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर ऑलवेज, नहीं सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं है, दैट इज अ कॉम्बसन रिएक्शन। कॉम्बसन रिएक्शन मतलब किसी भी चीज को आप जलाओगे, कंबसन रिएक्शन इज ऑलवेज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इसको समझिए, ओनली एक्सोथर्मिक। तो ये आपके मैंने कुछ एमसीक्यू बताए हैं। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, आपके नॉलेज होनी चाहिए, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने का सीधा सा एक तरीका होता है कि आप वहां पर ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन को रिजेक्ट करना सीखो, गलत साबित करना सीखो, सही अपने आप ही आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब देखिए मेरा यही तरीका होगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने हर लेक्चर में आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर एमसीक्यू बताऊंगा, फिर आपको कुछ केमिकल फॉर्मूला दूंगा, और आप सभी लोग उन केमिकल फॉर्मूले को याद कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी केमिस्ट्री 25 आउट ऑफ 25 आपको मिले और आपकी केमिस्ट्री बेहद स्ट्रांग हो। 100% मार्क्स पाना है तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले हैं जिनका नाम मैंने लिखा हुआ है, आप इन्हें नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से, इनको समझिए। जैसे सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर आपके पास क्या है? CaOClCl। इसके बारे में एक लॉजिक है, थोड़ा आप अच्छी तरीके से समझिएगा। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर आया हुआ है, आपको मैं एक बात बता दूं, जो आपके पास ये ब्लीचिंग पाउडर आया हुआ है, आप बुक में देखेंगे तो इसका फॉर्मूला मिलेगा CaOCl2 करके, बट मुझे ये नहीं सीखना है भाई। ऐसा इसलिए, अब मैं लिखा क्या हूं, Ca ब्रैकेट में OCl और Cl। मैं ऐसा क्यों लिखा उसकी वजह है, क्योंकि मुझे पता है कोई भी फॉर्मूला हो उसका नेट चार्ज 0 होता है, उसका नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। मैं कैल्शियम का देखूं तो +2, ऑक्सीजन का -2, 2 Cl है तो एक का -1 तो 2 का -2 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड करिए तो क्या ये 0 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यहां देखो कैल्शियम का +2, OCl अकेले पे देखोगे तो -1, इस पर -1, इनको ऐड करोगे तो 0 आएगा। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर का करेक्ट फार्मूला कोई मुझसे पूछे तो ये आपके पास करेक्ट फार्मूला है, Ca ब्रैकेट में OCl फिर Cl, और इसके अकॉर्डिंग आपका जो ब्लीचिंग पाउडर का नाम पड़ेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, ITE लगा हुआ है, याद रखिएगा। ये आपको मैंने अभी बताया। और उसके अलावा जो भी फॉर्मूले हैं बहुत सिंपल है। बेकिंग पाउडर दैट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वॉशिंग पाउडर Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऐसे आपके पास जिप्सम का है CSO4 इंटू 2H2O जिसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे शॉर्टकट में आप POP कहते हो, जिससे घरों में डिजाइन बनती है, यह आपके पास होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बिकॉज हम जानते हैं 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्रा कहते हैं, 5 को पेंटा कहते हैं, बट भैया 1/2 को क्या कहते हैं? तो 1/2 को आप चाहिए सेमी कहिएगा या 1/2 को आप हेमी कहिएगा, जो आपको हो पसंद वही यूज करिएगा। यहां पर आप कह सकते हैं हेमी मैंने लिखा तो हेमी, सेमी लिखा तो सेमी। तो मैं उम्मीद करता हूं
आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ में। और आप सभी लोगों को मैंने बताया ही है कि हर क्लास में आपको थ्योरी, एमसीक्यू और उसके अलावा आपको कुछ केमिकल फॉर्मूले, क्योंकि मैंने ठान लिया है आपकी केमिस्ट्री में 25 और 25 मिलेगा। बस मेरे साथ लगे रहिए, आपको पूरा नंबर मैं दिलवाऊंगा। हाँ, एक बात और अच्छे से सुन लीजिएगा सभी लोग, मेहनत जरूर करिए, ठीक है। घर बैठे कुछ काम नहीं होता है। और अभी आपको मैंने बताया बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अभी मैंने एक वर्ड बोला था और मैंने आपसे कहा था दैट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो टाइम आप गवा देंगे वापस नहीं आएगा। अभी समय है, पढ़ लो, नहीं तो आगे समय नहीं होगा पढ़ने के लिए। आज समय बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू।